Renowned lyricist and poet Javed Akhtar drew parallels between the contributions of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh and India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Speaking on January 5th, Akhtar highlighted Singh's pivotal role in shaping a newer India, likening it to Nehru's foundational influence on the nation. His remarks underscore Singh's legacy in driving India's economic transformation and global stature. हमारी किस्मत है कि इस मुल्क में 10 बरस तक एक काबिल पढ़ा लिखा जॉइंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल ये प्राइम मिनिस्टर रहा जो पॉलिटिशियन नहीं था। बहुत से लोगों का ख्याल है बुनियादी तौर से मनमोहन सिंह जी अच्छे आदमी तो थे मगर कमजोर आदमी थे, लेकिन उस मुलायम रवैये के पीछे लोहे की दीवार थी कि तुम इससे आगे जा नहीं सकते हो। उन्होंने इस दुनिया को, इस मुल्क को कितना बदला है इसका हमको भी अंदाजा ही नहीं है। मनमोहन सिंह ये चेंज दिस कंट्री फॉर एवर। डॉक्टर साहब ने इस मुल्क को जवाहरलाल नेहरू जैसे उन्होंने इस मुल्क की आजादी की जंग लड़ी और एक डेमोक्रेसी इस मुल्क को दी। डॉक्टर साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने नए हिंदुस्तान को न्यू इंडिया बिकेम न्यूअर इंडिया। इन्होंने कभी अपनी दोनों बाहें खोल के बात नहीं की, इन्होंने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया, इन्होंने घुमा फिरा के अपनी तारीफ नहीं की। ये कैसे पॉलिटिशियन थे ही नहीं। और ये हमारी किस्मत है कि इस मुल्क में 10 बरस तक एक काबिल पढ़ा लिखा जॉइंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल ये प्राइम मिनिस्टर रहा जो पॉलिटिशियन नहीं था। अक्सर उनके बारे में मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ सरफरों में मैं कुछ बातें सुनता हूं जो कि बिल्कुल बेसलेस हैं, जो नादानी की बातें हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है जो शायद कभी जिंदगी में मिले भी नहीं थे कि बुनियादी तौर से मनमोहन सिंह जी अच्छे आदमी तो थे मगर कमजोर आदमी थे और वो जरा हिम्मत से बात नहीं करते थे, वो अपनी जगह पे नहीं है। फिर इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती जो लोगों ने करीब से जान दिया। हमारे यहाँ हर चीज की डेफिनेशन ही अलग है। यहाँ चिल्ला के बोलना बहादुरी है, यहाँ किसी को रूटली ह्यूमिलेट करने की कोशिश करना जो है वो एक शान की बात है। तो ये सारे खूबियां उनमें नहीं थी, लेकिन जो फैसले का वक्त आता था लोग भूल जाते हैं कि जब न्यूक्लियर पॉलिसी की बात थी उनकी जगह बड़े बड़े सूरमा देखे मैंने जो या तो विड्रॉ कर लेते हैं या स्टैंडिंग कमेटी के ठंडे बस्ते में डाल देते उस बात को जो अलायंस को एक्सेप्टेड न हो। उन्होंने एक बहुत बड़ा अलायंस कुर्बान कर दिया मगर अपनी जगह से हटे नहीं। इसकी जरूरत कब लोगों में होती है। उन्होंने जो कहा वो किया, सही मालूम और वो बात पॉपुलर है नहीं पॉपुलर है इसकी उन्हें परवाह नहीं की। इतने मैंने उन्हें एकाध में डिटेल में इसलिए नहीं जा सकूंगा कि इसमें कुछ पर्दानिशीनों के भी नाम आते हैं तो मैं नाम लो के दूसरों को कहां एम्बेरस करूं। मैंने देखा है खुद किसी डेलीगेशन में जाके किसी ग्रुप के साथ जाके उनसे मिलते कि जब उन्हें वो बात सही नहीं लगी उनकी आवाज इतनी भी ऊपर नहीं गई। वो जिस मुलायम लहजे में बोलते थे उसी में बोले, लेकिन उस मुलायम लहजे के पीछे लोहे की दीवार थी कि तुम इससे आगे जा नहीं सकते हो। ये उनकी शख्सियत थी। उनका एक अजीब ये ट्रेजेक्टरी है कि वो कैसे यहां आ गए, कैसे वहां तक पहुंचे और किस तरह उन्होंने इस दुनिया को, इस मुल्क को कितना बदला है इसका हमको भी अंदाजा ही नहीं है। इट विल टेक अस अराउंड 50 to 100 years टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक अजीब सी मिसाल दूं, बेतुकी भी लगे शायद। हम तो फिल्मों में काम करते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं। मेरी एक स्क्रिप्ट थी जो 1780s में आई थी और बड़ी पॉपुलर फिल्म थी त्रिशूल। वो कहानी थी दिल्ली की, दो बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को
नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट कि जहां वो बिजनेस से भी आगे बात चली जाती है कि अगर एक ऑप्शन हो रहा है किसी प्लॉट का तो एक आदमी ईगो में उसको ज्यादा खरीद लेता है कि दूसरा अगर लेने पाए। अगर एक कॉलोनी बनने का टेंडर है तो ईगो में नुकसान उठा के भी वो लेता है। इस पूरी फिल्म में एक वर्ड कहीं नहीं आया था, उस वर्ड का नाम है करोड़। इस पूरी फिल्म के डायलॉग में नहीं लिखे, मेरी फिल्म थी, वर्ड करोड़ कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमारे कैरेक्टर शॉक क्या उसने वो प्लॉट 7 लाख में ले लिया, तो 7 लाख 8 लाख 10 लाख से ऊपर हमारे इमेजिनेशन में नहीं था। ये जो खुला है हमारे दुनिया, हमारी आंखें, इस तरह की प्रॉस्पेरिटी होता था, चीजें आती जाती हैं, मोनेटाइजेशन को ग्रांटेड लेते हैं। वो तो कभी हमने देखा ही नहीं था। जो बूम आया हमारे सोसाइटी में, खासतौर से मैं तो अर्बन मिडिल क्लास को ही जानता हूं, उसी के बारे में बताऊं हम कहां से कहां पहुंच गए। और अगर ये कोई कहे कि किसी और की पॉलिसी थी तो ये तो शुरू हुई व्हेन ही वाज फ्रांस सेक्रेटरी। दुनिया बदल गई, फिर वो खुद प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेकिन वो पॉलिसी तो वहीं से चलती रही, वो बदली तो नहीं। अगर बदली होती तो हम कहते किसी और ने बदलवा दी, इन्होंने तो शुरू कुछ और किया। तो सच ये है कि गलत या सही कि पॉलिसी अब अलग जाने वाले हैं नहीं कोई, उन्हें वही करना होगा। हो सकता बिगाड़ से करे, हो सकता गलत तरीके से करे, मगर बुनियादी उसूल जो वाटरशेड पॉइंट है वो मनमोहन सिंह जी का। और ये बात जो हम बोलते फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ये कोई वॉइड में होती है कि कोई हवा में होती है? यही तो सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट है कल्चर का, सिविलाइजेशन का, सोसाइटी का। जब ये बदलता है तो सब कुछ बदलता है। यंग लोगों के एम्बिशन बदलते हैं, बड़ों की मोरालिटी बदलती है, समाज बदलता है। आज और आज से 40 साल पहले नौजवान एक नहीं, जो पॉसिबिलिटीज आज के आदमी को दिखती हैं, आज के नौजवान को, यूथ को दिखती है, वो 40 साल पहले नहीं दिखती, 30 साल पहले। ये मुल्क चेंज हो गया है और किसी को नहीं मालूम कि किसने किया है। मनमोहन सिंह, ये चेंज दिस कंट्री फॉर एवर। अब उनके जो तरीके हैं, उनके जो रास्ते हैं, उस पर कोई लड़खड़ा जाए, कोई इसमें रिवोल्ट करने की कोशिश करे, कोई हाईवेमैन बन जाए, वो सब अलग बात है। रास्ता तो यही रहेगा। उनके बारे में कहा जाता है कोई तो कुछ कहते नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। वो तो क्या होता है कि चिल्ला के ना बोले आदमी तो बहरे सुन नहीं पाते। In his tenure of 10 years, he had more than 60 press conferences, perhaps 62 or 64. All right, let's count 60. 60 means, in 10 years, means 6 in every year. 6 in every year means one press conference after every 2 months. हो सकता है कभी 4 कर दी हो, कभी 1 भी ना की हो, लेकिन एवरेज जो है वो ये पड़ता है। अब तब आप उन्हें कह रहे हैं कि वो मनमोहन सिंह थे, तो अगर उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती, ऐसा भी पॉसिबल है, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? मोहनी? ऐसा नहीं है। मैं एक और बात का अफसोस है कि वही जो मैंने नज्म सुनाई थी तो नहीं जानते। उसमें एक और शेर था उसी नज्म में जो मैं आज डॉक्टर साहब के लिए कहूंगा। खाकसारों से खाकसारी थी, सर बुलंदों से इंतजार न था। He was humble in front of the humble, but he had no humility
in front of the powerful. جو نشان انہوں نے نہ صرف حکومت پہ، نہ صرف اکانومی پہ، نہ صرف ہماری فارن پالیسی پہ، نہ صرف ہندوستان کے انٹرنیشنل اسٹیٹس پہ، بلکہ ہمارے کلچر پہ، ہماری تہذیب پہ چھوڑا، وہ دھیرے دھیرے ابھریں گے، دھیرے دھیرے ہماری نظر ان تک پہنچے گی. ڈاکٹر صاحب نے اس ملک کو جواہر لال نہرو جیسے انہوں نے اس ملک کی آزادی کی جنگ لڑی اور ایک ڈیموکریسی اس ملک کو دی. ڈاکٹر صاحب کا کنٹریبیوشن اس سے کم امپورٹنٹ نہیں ہے. انہوں نے نئے ہندوستان کو نیو انڈیا بیکم نیور انڈیا انڈر ہز ریجیم. ایک اور بات ہے، ہمارے پارلیمنٹ میں یہ میرا پرسنل پرابلم ہے، ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیشین انکیپیبل ہیں شعر صحیح پڑھیں، سوائے وہ لوگ جو خود شاعر ہیں، خود کبھی ہیں، ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے غلط شاعری. اور ہر شعر جو ہے برے سے برا، میننگ لیس، آؤٹ آف میٹر، کہتے ہیں یہ غالب کا ہے. یہ کس کس کے نام بتاؤں جو ایسا کر چکے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ. بہرحال وہ نہیں ہے، لیکن ان سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اصول پہ چلنا، ہر حال میں سچ کا ساتھ دینا، سچ جو آپ کا سچ ہے. آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ شاید الگ رائے رکھیں گے اکانومی کے اور اس کے بارے میں، لیکن آپ ان کی آنےسٹی کو، ان کے ٹروتھ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دیٹ واز ہز ٹروتھ. جو بھی ہے یہ بڑی بات ہے. انہوں نے، میں نہیں سمجھتا یہ عجیب بات ہے کہ ان کے بارے میں ایسا مشہور یا سمجھا جاتا ہے جو بہت کمپرومائز کرتے ہیں. تو بالکل کمپرومائز، تہذیب تھی، تمیز تھی. آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈیموکریسی کیا ہے. ہم رائٹرز کا اور کمپوزیشن کا ہندوستان میں بڑا پرابلم رائلٹیز کا. تو ہم گئے سونیا گاندھی جی کے پاس، ہم نے انہیں بتایا کہ یہ پرابلم ہے. تو کہنے کہ یہ تو بہت سیریس بات ہے، آپ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی. میں بات کروں گی منموہن سنگھ جی سے اور آپ جا کے ان سے ملیے، وہی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اپوائنٹمنٹ دلایا. میں پرسنلی جانتا تھا لیکن ایک ڈیلیگیشن تھا. تو ہم گئے ان کے پاس، انہوں نے سنا اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کی پوری مدد کریں گے، اس لیے کہ کون صحیح ہے، لیکن آپ کو اپوزیشن سے بات کرنی ہوگی. یہ بی جے پی کی مدد کے بغیر پاس نہیں ہوگا راجیہ سبھا میں. تو میں نے کہا صاحب میں تو جانتا نہیں ہوں وہاں جو راجیہ سبھا کے وہ ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ارون جیٹلی صاحب، میں نہیں جانتا ہوں. اب یہ سنیے، انہوں نے کہا میں انہیں فون کر دوں گا یا کہہ دوں گا پارلیمنٹ میں ملے، آپ جا کے مل لیجیے. اور ہم گئے اور ارون جیٹلی صاحب اتنی محبت اور خلوص سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اس کا جینٹلمین پرومس کہ میں آپ کو یہ پاس کر دوں گا. ریکمنڈیشن بھی کہیں گا. اور اس کے بعد ارون جیٹلی صاحب سے میرے بہترین ریلیشن ہو، آلموسٹ آن فیملی لیول. یہ ہے ڈیموکریسی کی خوبصورتی کہ پرائم منسٹر آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن سے مل لو، تو ہم کہیں ہم نہیں جانتے، تو میں بات کر دوں گا. یہ حسن ڈیموکریسی کا ہے، یہ برقرار رہے. یہ اگر کھو گیا ہے تو واپس آ جائے. ڈاکٹر صاحب کو اس سے بڑا ٹریبیوٹ ہم نہیں دے پائے.